अब इस टेस्ट में बिल्कुल ही खराब मार्क्स, जब मैं आके आंसर की से अपने नंबर मिलाता हूँ तो मेरे मार्क्स नेगेटिव में आ गए थे 195 मार्क्स में से। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई एग्जाम देने गया हूँ एंड मुझे वहाँ पे सोना पड़ गया। मतलब माइंड पे वो लोड नहीं था कि कोई कॉलेज ना मिलने का, ये सब डर खत्म हो गया था मन से। अभी तो सपना टूट गया था कि AIR 100 नहीं आएगा। मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय का मेरा टाइम टेबल ये होता था कि सुबह 6 बजे उठ जाना, थोड़ी देर पढ़ाई करना, फिर 8 बजे से। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मैं IIT रुड़की के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैं आज जोश प्लेटफॉर्म के इस माध्यम से मैं आप लोगों को अपने जेई की रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने बहुत से स्ट्रगल को फेस किया हुआ है एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस फेज में चल रहा हो वो मेरे इस स्टोरी को सुन के कुछ जज्बा पाए आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के असिलाई गांव से हूँ एंड मेरी स्कूलिंग गांव से ही हुई थी। एंड जैसे कि गांव मेरा मेरे ज़िले से काफ़ी दूर पे था, तो वहाँ पे ऐसे स्कूल की कुछ अच्छी खासी सुविधा नहीं थी, बट स्टिल हम लोग घर से 6 किलोमीटर की दूर पे साइकिल चला के जाते थे अपनी स्कूलिंग करने के लिए। एंड उस समय मेरे स्कूल में जो फीस हुआ करती थी वो 35 रुपये एक महीने की होती थी। तो आप लोग भी सोच सकते हो कि 35 रुपये से कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला होता था। तो इस वजह से स्कूल में भी कुछ अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी। स्कूल में किसी को IIT के बारे में इवन पता तक नहीं होता था। आगे क्या करना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, बस यही पता होता था सबको। फिर धीरे धीरे पापा के एक दोस्त थे जो कि नवोदय विद्यालय में बिहार में टीचर थे। वो कभी कभी आते थे, पापा से बात करते थे, तो फिर पापा को धीरे धीरे पता चला कि अच्छा IIT कोई बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, आगे की लाइफ सेटल हो जाएगी। तो इस होप के साथ वो न्यूज़पेपर में कभी भी IIT से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देखते, कुछ भी देखते, वो उसको कट करते एंड लाके हम लोगों को दिखाया करते थे। बट वही चीज़ हमें पता नहीं होता था कि IIT कैसे जाना है। फिर धीरे धीरे हमारी क्लास बढ़ती गई, हम ऐसे क्लास 8th में पहुंचे। घर पे उतना अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं था क्योंकि पापा का छोटा सा ही बिजनेस था गांव में एंड अभी वो भी कंफ्यूज ही थे कि एक बार वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले या फिर बिजनेस को कंटिन्यू रखे। तो फिर एक दिन उनके वही दोस्त आए जो बिहार वाले थे, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि अभी आपके पास टाइम है तो आप क्यों ना चल के एक बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए प्रयागराज में एंड वहां से शायद लास्ट चांस है तो आपको जॉब मिल जाए। तो जैसे कि बिजनेस भी ठीक ठीक था, लेकिन अभी पूर्वांचल हो या बिहार हो, वहां पे गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस क्या होती है सबको पता है। तो इस वजह से पापा ने ये डिसीजन बना लिया कि हाँ चलते हैं, एक बार लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करते हैं। तो फिर जब हम क्लास 8th में गए तो मम्मी को ऐसा होता था कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, कहीं इनको कहीं अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, यहाँ पे ये अच्छा स्कूल नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मम्मी ने भी बात किया, फिर दादाजी घर पे थे, वो भी अग्री हुए कि अब इनको जो घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे शहर था आजमगढ़, वहाँ पे इनको भेज देते हैं। वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल भी थोड़े बड़े थे, अच्छे थे, वहाँ पे इनका एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे ये रह के पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये सोच के फिर उन्होंने एडमिशन क्लास 8th में हमारा आजमगढ़ करवा दिया। बट अब हमारे साथ रहने के लिए तो कोई है नहीं, क्योंकि अगर फैमिली वाले साथ में जाके रहेंगे तो उनका खर्च ज़्यादा आएगा एंड फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं कि कोई जाके रह पाए। तो फिर क्या हुआ कि हमारे लिए एक छोटा सा रूम ले लिए थे, जिसमें हमारा गैस भी होता था खाना बनाने के लिए, हम उसी में सोते भी थे, हमारा स्टडी टेबल भी होता था, एक छोटे से रूम में सब कुछ व्यवस्थित था। हम सुबह उठते थे क्लास 8th में, यानी उस समय मेरी जो एज थी वो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 की थी। तो उस एज में हम सुबह उठते, खुद के लिए खाना बनाते एंड फिर वहाँ से स्कूल जाते थे एंड फिर स्कूल से आने के बाद वापस थोड़ी बहुत पढ़ाई करके धीरे धीरे शेड्यूल चलता था। स्टार्टिंग में तो एक्साइटिंग थे, तो काफ़ी टाइम पास हो जाता था, चल गई थी। बट धीरे धीरे एक टाइम पे जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि क्या ज़िंदगी चल रही है इस छोटे से एज में, क्योंकि खाने में टेस्ट भी नहीं आता था, कभी रोटी जल जाती, कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाता। एक बार तो ऐसा हो गया था कि दोनों भाई ऐसे चावल रखे थे एंड फिर दोनों लोगों को नींद आ गई थी, तो सो गए एंड फिर रूम में पूरा धुआं धुआं हो गया था एंड चावल वगैरह, फिर रात को 11 बजे नींद खुली थी। तो इन सब सिचुएशन से जब गुजरे तो फिर धीरे धीरे आगे निकलता गया क्लास। अब क्लास 9th में आए
तो फिर पापा उस समय इलाहाबाद निकल चुके थे अपनी तैयारी करने के लिए। बट जब कभी भी इन सब सिचुएशन से डर लगता था कि लाइक अकेले बना रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, घर से दूर हूँ, तो मेरे दादाजी एक कोट है उसको सुना सुना के मोटिवेट करते रहते थे। वो मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गिर त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसका मतलब ये था कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बकुले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। मतलब कुछ भी खटपिट हुआ तो नींद खुल जाए, एंड घर छोड़ के दूर रहने वाला, एंड थोड़ा खाना खाने वाला विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। अगर विद्यार्थी इन पांचों चीजों को फॉलो करे तो काफी आगे जाएगा। तो ये सब सुन के तो मोटिवेशन आता था कि एटलीस्ट मैं घर छोड़ा हुआ हूँ, खाना थोड़ा कम खाता हूँ, तो शायद जिंदगी में कुछ अब अच्छा कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा चीजें अच्छी हो गई जिंदगी में। फिर अब क्लास 10th के बोर्ड का एग्जाम आया, क्योंकि स्कूल में मैं थोड़ा अच्छा था, तो प्रिंसिपल को एंड पूरे स्कूल स्टाफ को एंड घर वालों को इवन ये उम्मीद थी कि मैं एटलीस्ट न्यूज़पेपर में तो आ जाऊंगा कि इस घर के लड़के ने भी इतने परसेंट ले आए हैं, इसके जिले में कुछ स्थान है। तो ये सोच के बोर्ड की अच्छी से प्रिपरेशन की एंड बोर्ड का एग्जाम दिया। बट जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो सारे जो भी उम्मीदें थी सब टूट जाती है। मेरे केवल 83% आते हैं, वो भी लाइक बोर्ड में सबको पता है कि 83% नॉर्मल सा ही होता है। तो जहां मैं क्लास में फर्स्ट पे आता था, वहां बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे मैं 20th के आसपास आ रहा था। मैंने क्लास 5th में नवोदय का एग्जाम दिया हुआ था, वहां भी मैं फेल हो गया था। क्लास 8th में मैंने वापस नवोदय का एग्जाम दिया था, वो भी फेल हो गया था। एंड क्लास 10th में NTSC का स्टेज 1 भी नहीं क्लियर हुआ था। एंड फिर उसके बाद बोर्ड के एग्जाम के जस्ट बाद मैंने CHS का एग्जाम दिया हुआ था। जिनको CHS ना पता, वो BHU का लोअर वाले क्लास 12th के लिए एडमिशन के लिए था, तो वो भी मैं फेल हो गया था। तो ओवरऑल इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड का एग्जाम सब कुछ फेल होने के बाद ऐसा लगने लगता था कि स्कूल में अच्छा हूँ, बाकी और कुछ नहीं होने वाला मुझसे। ऐसे नॉर्मल जैसे घर में लोगों ने ग्रेजुएशन किया, फिर आगे कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ दुकान पे चले गए, वही सीन हमारा भी होने वाला है। बट जब क्लास 11th में गया तो कोचिंग ज्वाइन किया, तो वहाँ कोचिंग में टीचर थोड़े अच्छे थे, उनको IIT के बारे में तो एटलीस्ट पता था। तो वहाँ से वो IIT के बारे में बताते थे कि अच्छा मेंस होता है, एडवांस होता है, फिर उसके बाद IIT मिलेगा, NIT मिलेगा, ये सब चीज़ें हमें पता हुई। बट क्या था कि वहाँ पे IIT का वो क्रेज नहीं था कि कोई टीचर इवन सिलेबस तक नहीं खत्म कर पाता था। तो हम क्लास 11th में ऐसे नॉर्मल बोर्ड की कोचिंग किए, एंड फिर वहाँ से धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हुआ कि IIT के लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है वो कोटा में होती है एंड कानपुर में होती है। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हों वो कोटा जा सकता है, एंड जिसको थोड़े कम पैसे में काम चलाना वो कानपुर जा सकता है। तो फिर हमने ये सेम चीज़ पापा को बताई कि पापा ऐसी ऐसी चीज़ है, हम कोटा या कानपुर कहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज आजमगढ़ से तो होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो फिर पापा भी थे कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ कोटा तुम्हारे साथ, एक बार वहाँ देख आता हूँ, एंड फिर कानपुर भी देख लेंगे, फिर उस हिसाब से हम डिसीजन ले लेंगे। तो पापा भी प्रयागराज से आए, फिर हम भी उनके साथ गए मार्च के महीने में, जब मेरा मतलब क्लास 11th कंप्लीट होने वाला था, तो हम उस टाइम पे कोटा गए। अब कोटा जाने के बाद वहाँ पापा ने देखा कोचिंग हॉस्टल, तो उनको काफ़ी पसंद आया। तो उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए बेटा, मैंने 1-2 साल पढ़ाने के लिए सेविंग कर रखी है, तो तुम आराम से आके कोटा पढ़ सकते हो, बट ईमानदारी से पढ़ना। एंड उसी समय उनको एक बिहार के अंकल भी मिल गए थे जो अपने लड़के का एडमिशन करवाने आए थे। उन्होंने ऐसे पापा से बातचीत स्टार्ट हुई, तो उन्होंने भी बोला कि मैं भी अपने बेटे का एडमिशन करवाने आया हूँ, मेरी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बट जो भी मैं सेविंग करके रखा हूँ वो आज ना कल तो बच्चा ही लेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज ये जो भी सेविंग है मैं अपने बच्चे के ऊपर लगा दूं, इसी टाइम पे लगा दूं। तो ये सोच के भी पापा को थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर हम अप्रैल में गए एंड एडमिशन हो गया। अब मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, बिकॉज ऐसा था कि जब गांव में पता चला कि अच्छा कोटा एडमिशन हो रहा है, ये डेट है, इस डेट पे क्लास स्टार्ट होगी, तो पहले जैसे गांव में होता है कि अच्छा इस डेट से स्कूल स्टार्ट होगी, तो आराम से 10-12 दिन कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई ट्रायल क्लास करने जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस चक्कर में 10-12 दिन कोई पढ़ाई नहीं होती। तो वही सोच के हम कोटा भी गए कि ठीक है अभी तो क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में कुछ ना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा 7 दिन में, धीरे धीरे क्लासेज स्टार्ट होंगी, फिर अपने आप अच्छे पे आएंगी तो हम चलेंगे। तो एक्चुअली मेरी अब तक की जितनी भी पढ़ाई थी पूरी हिंदी मीडियम में थी, तो कोटा में भी जब एडमिशन हुआ तो हमें हिंदी मीडियम वाला बैच मिला था।
एंड जब क्लास 12th में एडमिशन हुआ तो मुझे ये बताया गया था कि बेटा आपको क्लास 11th के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जो भी जेई के एस्पायरेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि क्लास 12th के कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिना क्लास 11th के चैप्टर्स के अच्छे से नहीं समझे जा सकते। तो मैं भी खुश था कि ठीक है, कोटा में तो सब कुछ ही दे रहे हैं। अब एडमिशन हो गया, क्लास स्टार्ट हुई, मैं क्लास में पहुंचा, काफी एक्साइटेड था। पापा साथ में लेके आए, मुझे क्लास तक छोड़े एंड इवन कोचिंग के नीचे जहां पेरेंट्स के बैठने की जगह होती है वहां पे वो बैठ गए, बोले कि मैं पूरे टाइम इधर बैठा रहूंगा, तुम क्लास 3 क्लास करके आना, फिर मैं तुमसे मिलूंगा एंड फिर उसके बाद अपन खाने खाने चलेंगे मेस में। फिर मैं पहली क्लास में घुसा, क्लास पूरी भरी हुई थी 250 स्टूडेंट्स के साथ। तो उसमें जब एंटर किया तो लास्ट में एक सीट मिली। अब लास्ट में सीट तो मिल गई और फिर उसके बाद टीचर आते हैं मैथमेटिक्स वाले। अब वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है। उस समय वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे होते हैं। अब जो भी जेईई एस्पायरेंट है वो ये सोच सकता है कि लिमिट बिना पढ़े, फंक्शन बिना पढ़े हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। अब ऐसे सिचुएशन में मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। फिर उसके बाद जब मैथ्स की 1.5 घंटे की किसी तरीके से क्लास खत्म हुई तो मैं अपने बगल वाले से पूछता हूँ कि भाई तुझे कुछ समझ में आया क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो उससे डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि मुझे वो बैच दिया गया है जिसमें बाकी सारे स्टूडेंट्स 11th इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं एंड उनको चीजें अच्छे से आती हैं। तो ऐसा सोच के फिर मतलब अंदर से अजीब सी घबराहट स्टार्ट हो गई कि मैं इनके साथ कैसे कंपीट करूंगा, चीजें कैसे समझ में आएंगी। ये डिस्कशन हो ही रहा था कि तब तक ऑर्गेनिक वाले टीचर भी आ जाते हैं। अब ऑर्गेनिक वाले टीचर आते ही वो भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स खटाखट रिप्लाई दे रहे हैं, एकदम पूरे क्लास में जोश भरी हुई है। मैं अकेला केवल पीछे बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि वो जो मेरी फीस जमा हुई है 1,20,000 एंड मैं घर से अब बाहर निकल गया हूँ, फिर मैं अब क्या करूं, कैसे वापस जाऊं, कैसे बताऊंगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो बोलते थे कि आईआईटी नहीं निकलेगा मत जाओ, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। अब तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो ये ना बोल दें कि इससे आईआईटी तो दूर, कोटा भी नहीं झेला जा रहा है। तो ये सब सोच के बहुत घबराहट हो गई थी। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद एक और क्लास थी, मैं तुरंत बाहर आ गया एंड पापा से मिला। मैंने बोला कि मुझे चल के अब एडमिन से बात करनी है, उन्होंने मुझे बहुत ही गलत बैच दिया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब कोई भी पेरेंट्स हो ऐसे स्टूडेंट को एक क्लास छोड़, जो सुबह इतना एक्साइटेड होके गया हो और बीच क्लास में निकल जाए तो पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं। तो फिर पापा भी परेशान हुए, मैं भी उनके साथ गया एडमिन के पास। मैं उनसे बोला कि आपने शायद मुझे गलत बैच दे दिया है, इस बैच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसा करो, आपका हिंदी मीडियम बैच है, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्लास 12th में एडमिशन ही केवल 2-3 हुए हैं, तो 2-3 लोगों का बैच नहीं बनाया जा सकता। ये बात मुझे भी समझ में आई। एंड फिर उनका कहना था कि अगर तुमको डिफिकल्टी लग रहा है तो तुम जेई मेंस डिवीजन में एडमिशन ले लो, उधर आसान चीजें पढ़ाई जाती हैं एंड नया बैच भी है तो तुमको समझ भी आएगा। फिर ये सोच के कि मतलब कहाँ मैं घर से चला था कि AIR 100 के अंदर आऊंगा और कहाँ ये बोल रही कि तुम जेई मेंस की तैयारी करो। तो फिर मैं मतलब वहां पे मना किया कि ठीक है जो है वैसे चलेगा। फिर मैं वापस से आया रूम पे, नोट्स वगैरह प्रिंट करवाया दोस्ती करके 2-3 लोगों से, नोट्स वगैरह मेरे पास हो गए, मैं पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस समय का मेरा टाइम टेबल ये होता था कि सुबह 6 बजे उठ जाना, थोड़ी देर पढ़ाई करना, फिर 8 बजे से क्लास होती थी, क्लास 1:30 बजे तक चलती थी, क्लास करके फिर वापस आता था, मेस में लंच करता था और वापस 3 बजे से 6 बजे शाम तक पढ़ता था। वापस वही थोड़ी बहुत मस्ती करके आधे घंटे रिफ्रेश होके वापस 6:30 से 8:30 पढ़ना, फिर उसके बाद डिनर 1 घंटे के लिए चला जाता था एंड घर पे बातचीत, क्योंकि पेरेंट्स से बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, उनको बताना दिन में क्या किया, उन सबसे काफ़ी मोटिवेशन आता है। तो वो सब करने के बाद फिर वापस 9:30 से 11:30 या 12 बजे तक पढ़ के सो जाता था। तो इन सब शेड्यूल की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स मेरे में दिखे कि मैं अच्छे से अब क्लास में चीज़ें समझ आती हैं, क्लास में डिस्कशन में मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे आया फर्स्ट टेस्ट की बारी। अब वहाँ पे कोटा में टेस्ट ऐसे सेंटर चले जाते हैं 5-6 किलोमीटर दूर पे कोचिंग टेस्ट में। तो मैं वो टेस्ट देने गया। अब टेस्ट में तो एक भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं ढंग से, कुछ कुछ आ रहे हैं, बाकी तो ऐसे गायब से थे। तो टेस्ट जब पहला दिया तो 3 घंटे मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गए थे। लग रहा था कि 3 घंटे का क्या ही काम, 1 घंटे में जो भी 4-5 क्वेश्चंस आ गए थे उनको करके मैं बैठ गया, उसके बाद टाइम नहीं बीत रही। तो वहां पे टेस्ट के दौरान सोना पड़ रहा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई एग्जाम देने गया हूँ एंड मुझे वहां पे सोना पड़ रहा है।
फिर टाइम बीतने के बाद फिर आया, घर पे बताया कि टेस्ट ठीक ठीक गया। अब उनको तो बस यही था कि इसका मन लगने लगा कोटा में, वही बहुत बड़ी बात है, भले ही नंबर आए या ना आए। तो जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें मेरी रैंक जो आती है 3700 आउट ऑफ 4200 स्टूडेंट्स। तो कहाँ मैं 100 का सोच के चला था एंड कहाँ कोचिंग टेस्ट में ही 3700 रैंक आ गई, वो भी 4200 स्टूडेंट्स के बीच में। फिर ठीक है, घर वाले बोले कि यही बड़ी बात है कि तू पढ़ गया है वहाँ पे। फिर धीरे धीरे वापस से 1 महीने और बीते, अगला टेस्ट आया। इस बार अच्छा इंप्रूवमेंट मैंने किया, 4200 स्टूडेंट्स में 1000 के अंदर रैंक ले आया। तो धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, सब चीजें अच्छी चल रही थी। एक वापस से टेस्ट आया 1 महीने बाद। अब इस टेस्ट में बिल्कुल ही खराब मार्क्स। जब मैं आके आंसर की से अपने नंबर मिलाता हूँ तो मेरे मार्क्स नेगेटिव में आ गए थे, 195 मार्क्स में से। तो मैं मतलब फर्स्ट डे ऐसा था मेरे लाइफ में कि मैं घर पे कॉल करके ये बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मार्क्स नेगेटिव आए हुए हैं किसी टेस्ट में। फिर मैं किसी तरीके से हिम्मत करके उनको कॉल किया और बताया कि मेरे नेगेटिव आए हैं। तो उनके तरफ से भी रिस्पांस थोड़ा सा धीमा ही था, बिकॉज कहाँ 1000 के अंदर आ चुके थे तो वापस से नीचे गिर गए, तो वो थोड़ा सा बुरा ही फील होता है। तो बट ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने भी कुछ कुछ करके संभाला एंड फिर आगे वापस से मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। बट उसके बाद जब वापस से उस टेस्ट के रिजल्ट में आया, मतलब टोटल मार्क्स वेबसाइट पे, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन बोनस होने की वजह से नेगेटिव मार्क्स +4 में बदल गया था। बट फिर भी वो बहुत खराब मार्क्स था। फिर उसके बाद अगले टेस्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट किया, 600 के आसपास रैंक आ गई एंड तब तक टाइम आ गया था दिसंबर का। फिर मैं बोर्ड्स का एग्जाम देने आ गया था घर पे, उसकी प्रेप करने, बिकॉज डर लगता था कि 75% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि अगर 75% मार्क्स भी नहीं आया तो लोग कितना जज करेंगे कि गया था आईआईटी की प्रिपरेशन करने एंड इससे बोर्ड भी नहीं क्लियर हो रहा है। तो इन सब डर की वजह से मैं 2 महीने पहले ही बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अब बोर्ड का एग्जाम दिया, ठीक ठीक एग्जाम चला गया, लगा कि 75% तो मिनिमम आ ही जाएगा। फिर बोर्ड का एग्जाम देके मैं मार्च में वापस से कोटा चला गया। उस समय मेंस केवल एक बार होता था, वो भी अप्रैल के मंथ में होता था। तो वापस से कोटा में गया तो प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट किया। 1 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल गई थी, मतलब जितना टाइम मिल सके उतना टाइम पढ़ा जाता था। तो अभी तो सपना टूट गया था कि AIR 100 नहीं आएगा, बट हाँ 10,000 के आसपास मेंस में रैंक आ जाएगी एंड कोई ना कोई NIT तो मिल ही जाएगी। इस उम्मीद के साथ मेंस का पेपर देने में इलाहाबाद सेंटर था, वहां गया। अब पेपर जब खोलता हूं तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं। केमिस्ट्री में समझ ही नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन कभी कभी सही लग जा रहे हैं, कभी चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। फिर केमिस्ट्री छोड़ के मैं फिजिक्स में गया। उधर क्वेश्चंस को आधा कर रहा हूँ, आधा बात समझ ही नहीं आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है। टाइम भी चला जाता था एंड क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता था। ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पे जाता गया, बट एक भी ढंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गए थे। पहले कैलकुलेशन किया हुआ था तो मेंस में एटलीस्ट 180 मार्क्स में ले आऊंगा, बट जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कट ऑफ भी नहीं क्लियर होगा। फिर उसके बाद आंसर सीट आई, मिलाया मैंने, तो उसमें मेरे 75 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 360, जो कि अभी तक किसी भी पुराने पेपर में वो कट ऑफ था ही नहीं, उससे ज्यादा ही हमेशा कट ऑफ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया था कि मेरा मेंस नहीं निकल रहा है। बट फिर भी रिजल्ट का वेट किया एंड रिजल्ट आया तो मैं काफी लकी था। जो कट ऑफ था वो 74 मार्क्स इस बार गया हुआ था एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रैंक आया था वो 1,11,250 रैंक आया हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर मन में ऐसा सोचा कि मैं एडवांस के लिए बना हूं, मुझे एडवांस की प्रिपरेशन कोचिंग में कराई गई है, मैं एडवांस में अच्छा कर सकता हूं। तो ठीक है, लेट्स होप एडवांस देते हैं आगे। फिर 1 महीने बाद एडवांस होता है, एडवांस भी देता हूं, वहां भी रिजल्ट बिल्कुल खराब होते हैं। बट इसी बीच में एक अच्छी खुशखबरी थी, पापा की जॉब लग चुकी थी। वो यूपी टीजीटी का एग्जाम था, उसमें उन्होंने दिया हुआ था एंड उनकी जो रैंक आई हुई थी यूपी में वो 194 थी एंड उनकी एज उस समय 42 थी। तो जो पापा के दोस्त, इवन घर वाले भी अब हमें मोटिवेट करने लगे थे कि जो 42 की एज में इतनी मेहनत करके 194 रैंक यूपी में ला सकते हैं, तो तुम लोग उनसे सीख लो, उनसे मोटिवेशन लो एंड अच्छे से पढ़ाई करो, पक्का तुम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। फिर इन सब मोटिवेशन के बाद मैं वापस से जून में ड्रॉप ईयर में अपना एडमिशन करवा लेता हूं। इस बार मोटिवेशन हाई रहता है क्योंकि 11th के जो चैप्टर छूटे हुए हैं वो भी मुझे अच्छे से पढ़ाया जाएगा और 12th वाले सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो मैं इस बार काफी अच्छा कर लूंगा। ये अंदर से ही मोटिवेशन था। फिर धीरे धीरे क्लासेज स्टार्ट होती हैं। इस बार मैं टारगेट करके आया था कि अंडर 100 रैंक तो नहीं चाहिए मेन एग्जाम में,
बट हाँ 5000 या 10,000 के अंदर एडवांस में आ जाए ताकि एक IIT मिल जाए। और यहाँ के टेस्ट में एटलीस्ट 100 के अंडर रैंक आए ताकि वहां पे फोटो लग पाए नोटिस बोर्ड पे। तो इस होप के साथ पहला टेस्ट दिया तो लगा पेपर अच्छा गया है, अच्छा रैंक आ जाएगा। बट शायद उस पेपर में सब नए नए स्टूडेंट्स आए थे, सबको जोश था, सबके मार्क्स अच्छे आए थे उस टेस्ट में। तो वापस से मेरा 100 के अंदर रैंक नहीं आया, 300 रैंक आया था और इस बार स्टूडेंट 3300 थे। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी वापस से मेहनत करते हैं। कुछ लोगों के पोटेंशियल डाउन होंगे आगे, कुछ लोग किसी और चीजों में लिप्त होंगे, तब तक मैं अपने आप को लगातार अच्छे से पढ़ता रहता हूँ, रैंक अच्छी आ सकती है। इस बार भी टाइम टेबल पिछले साल जैसा ही था कि सुबह उठना, क्लास जाना, फिर आके पढ़ना, फिर सो जाना, यही शेड्यूल इस बार भी था। फिर सेकंड टेस्ट दिया तो ये वाला टेस्ट और अच्छा गया, बल्कि और लोगों के बेकार भी गए। इस वजह से मेरी रैंक 63 आ गई थी। तो पहली बार अंडर 100 रैंक देख के काफी खुशी हुई थी कि अब तो मजा ही आ जाएगा, अब लगता है मैं IIT में चला जाऊंगा। अगर इसके टेस्ट में 100 के अंदर रैंक आई मतलब मेरा IIT फिक्स है, ये वाला मोटिवेशन अंदर आ गया था। तो अगला टेस्ट और जोश के साथ दिया तो वो और अच्छा गया। फिर धीरे धीरे ये सीरीज चलता गया एंड जेईई मेंस जैन वाला ऑप्शन आ गया था। अब जैन का जब मैं एग्जाम दिया तो एग्जाम देते टाइम ही अलग ही मजा आ रहा था। क्वेश्चन हो गए अच्छे से, जो पहले अटेम्प्ट में हो ही नहीं रहा था वो अभी जल्दी जल्दी अच्छे से हो गए हैं। एंड इवन जब रिजल्ट आता है तो मेरी जो परसेंटाइल बनती है जनवरी मेंस में वो 99.3 थी। फिर उसके बाद अप्रैल में दूसरा मेंस था, तो पढ़ाई वापस स्टार्ट की दूसरे मेंस के लिए, बट इस बार अलग कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरी तो एक NIT फिक्स हो गई है, अब मैं अच्छे से मेहनत करूंगा तो कोई और कॉलेज मिलेगी। मतलब माइंड पे वो लोड नहीं था कि कोई कॉलेज ना मिलने का, ये सब डर खत्म हो गया था मन से। तो इससे और अच्छी प्रिपरेशन हुई। अप्रैल का अटेम्प्ट दिया तो उसमें 99.7 परसेंटाइल बनी। मीन्स जनवरी वाले से इम्प्रूवमेंट इस बार थी। फिर उसके बाद एडवांस थी 1.5 महीने बाद, उसकी और अच्छे से प्रिपरेशन किया और खुले दिल से और खुले दिमाग से इवन, कि ताकि और अच्छा रिजल्ट आए। सो जेईई एडवांस में मेरा रिजल्ट आया एंड उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2753 थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। मैं ये सब स्ट्रगल करके खुश हूँ बिकॉज उन्हीं स्ट्रगल की वजह से मुझे IIT रुड़की मिला एंड मैं आज यहाँ जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे भी आ गया हूँ। सो थैंक यू जोश टॉक।